चलिए, यूनियन अटैक्स आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया था। वो दोनों ट्राई करे थे आप लोगों ने या नहीं करा, पहले मुझे बताइए। हाँ बताइए, किसमें किसमें। टेबल। टेबल्स मतलब टेबल्स के नाम ना। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस कर। नहीं नहीं, टेबल नहीं चेक करना, नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हो ना आप। पहले आप नंबर ऑफ टेबल थोड़ी चेक करते हैं, कॉलम चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल, देखो यूनियन स्टार्ट करोगे। कौन सा वाला ट्राई कर रहे थे, नॉन ऑरेकल वाला। हो गया ये वाला सभी का। आप दोनों ने ट्राई किया। चलो मैं वो जल्दी से करा देता हूँ। क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं पता, कॉलम का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, कुछ नहीं पता आपको। आपको बस एक यूजर का पासवर्ड निकालना है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर, और सब कुछ आपको खुद ही करना है कि यूजर नेम, कॉलम का नाम क्या, पासवर्ड, टेबल का नाम क्या है, जो भी है। तो कैटेगरी पे आप गए, और सबसे पहले आप नंबर ऑफ कॉलम्स पता करते हैं। यूनियन कैसे स्टार्ट किया जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ। नंबर ऑफ कॉलम्स आप पता करिए कितने हैं, कैसे यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे, सिलेक्ट, उसके बाद नल आप ट्राई करिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आप इस तरीके की स्टेटमेंट यूज करिए, और इसको आप यहाँ पे टाइप करके देखिए। ठीक है। अगर मान के चलो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और अभी भी आपने एक दो तीन चार पाँच छह सब ट्राई कर लिया, नहीं निकल के आ रहा है, इस सिचुएशन में जहाँ पर नॉन ओरेकल डेटाबेसेस पे आप टारगेट कर रहे हो, तो क्या क्या कर सकते हो फिर इसके अलावा। है। हाँ, माई SQL में क्या होता है, स्पेस, नहीं नहीं देखो। हाँ, स्पेस लगा दो, अगर यूआरएल में है तो वही प्लस या %20 लगा दो, अगर कहीं और पैरामीटर है, बॉडी पैरामीटर है, तो बस एक स्पेस लगा दो। ठीक है। चलिए, समझ आ गया यहाँ तक। तो दो कॉलम्स आपको निकल के आ गए हैं, दोनों के डेटा टाइप पता कर लो। तो डेटा टाइप पता करने के लिए आपके पास ऐसे डाल दो, आप ए देख लो क्या है डेटा टाइप दोनों का। दोनों का ही। इसका तो है, इसका भी चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। हम्म। दोनों क्या है आपके, वैर क्या है, क्योंकि एरर नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये पता चल चुका है अब आप लोगों को, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का है कि यहाँ पर आपको टेबल के नाम पता करने हैं सबसे पहले। तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें आप टेबल्स के नेम पता करने के लिए क्या करोगे, एक को तो नाम ही छोड़ दो, और दूसरे वाले के कॉलम नेम की जगह क्या बताया था, कॉलम का नाम टेबल नेम। ये वाला एक कॉलम होता है, किस टेबल के अंदर होता है ये कॉलम, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, ये डेटाबेस का नाम, उसके एक टेबल का नाम है टेबल्स, और उसमें उस टेबल में एक कॉलम का नाम है टेबल नेम। ठीक है। इसको आप यूज करके देखिए, तो इस समय इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स होंगी सभी के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए, ये सारे आपको क्या मिल रहे हैं, ये हटाना हो तो फिर आप गिफ्ट हटा दो यहाँ से, इसको रिमूव कर दो यहाँ से, और इसको एंटर करके देखो तो सिर्फ अब टेबल के नाम ही दिखाएंगे आपको, ये सारे टेबल के नाम। ठीक है। चलिए, अब एक चीज और यहाँ से पता चल रही है, क्योंकि सभी के आगे पीजी लिखा हुआ है, तो ये कौन सा डेटाबेस है, पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस डेटाबेस में क्या होता है कि जितनी भी टेबल्स होंगी ना, उसमें से जो डिफॉल्ट टेबल्स हैं, जो अब देखो ये सारी टेबल जरूरी नहीं है ना कि इसने बनाई हूँ, ये सारी टेबल्स डिफॉल्ट होती हैं। कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं जो डिफॉल्ट पहले से होती ही होती है हर एक डेटाबेस में, डिफॉल्ट टेबल्स बोलते हैं उनको। तो उन टेबल्स का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे पीजी से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको इनमें से एक ऐसी टेबल चूज करनी है, हमें नहीं बताया गया, हमें लैब के डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं बताया गया कि टेबल का नाम क्या है, क्या कुछ नहीं, आपको आपको खुद ही चूज करनी है। या तो आप हर एक टेबल में से चूज करो कि किसमें यूजर नेम पासवर्ड जैसे पैरामीटर है, या तो आप कंट्रोल F करके यूजर्स जैसे कुछ वर्ड यहाँ पे सर्च करके देखो, तो आपको मिल रहा है एक है, और उसका नाम क्या है, यूजर्स अंडरस्कोर और कुछ रैंडम स्ट्रिंग। अब कोड्स वगैरह मैंने आपको बताया था कि हर किसी का लैब अलग होता है। आप लोग अपने में यही चीज ट्राई करोगे तो ये वैल्यू कुछ और आएगा, मेरे में ये वैल्यू कुछ और आ रहा है, ताकि लैब कॉपी ना हो सके एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो आपको टेबल का नाम मिल गया, या नहीं मिला है तो आप लगभग लेके चल रहे हो कि शायद यही हो सकती है आपकी टेबल, तो आपने इस टेबल नेम को कॉपी करके अलग से सेव करके रख लो उसको कि टेबल का नाम मिल गया है। अब इस टेबल के सारे कॉलम्स पता करने हैं, उसके लिए क्या बताया था मैंने, यही कुछ स्टेटमेंट आप यूज करोगे।
यहाँ पर टेबल नेम की जगह क्या हो जाएगा, कॉलम नेम। और यहाँ पर टेबल्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉलम्स। और एक कंडीशन और लगा दो, वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, जो ये टेबल आपने कॉपी करी है ये वाली, टेबल का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब क्या होगा, वो सिर्फ एक टेबल के कंडीशन में डाल दी। अगर आप कंडीशन नहीं डालोगे तो ये सारे कॉलम्स दिखा देगा। अब आपको नहीं पता उसमें से किस टेबल का कौन सा कॉलम है। हमें एक ही टेबल के कॉलम से मतलब है, दूसरों के मतलब है ही नहीं। तो आप इस तरीके से इसको क्वेरी करोगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस का नाम, कॉलम्स टेबल का नाम, और एक कॉलम का नाम क्या है, कॉलम अंडरस्कोर नेम। ये आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जाइए यहाँ पर यूआरएल पे सब कुछ हटा के टाइप करो। अब ये आपके पास क्या आए हैं, किस टेबल के कॉलम्स आए हैं, यूजर्स अंडरस्कोर ये जो लिखा हुआ था। अब यहाँ पर दो कॉलम आए हैं आपके पास, पासवर्ड अंडरस्कोर एनीथिंग और यूजर नेम अंडरस्कोर एनीथिंग। आप ये दोनों चीजें आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो अगली अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, क्योंकि हमें कॉलम के नाम मिल चुके हैं और टेबल का नाम भी पता है, और जब टेबल का नाम कॉलम का नाम पता होता है तो डायरेक्टली आप डेटा निकालते हो। तो आप जो लास्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, यूनियन सेलेक्ट, एक आप यूजर नेम वाले कॉलम का नाम डाल दो, पहले यूजर नेम वाले का नाम डाल दो। एक कॉलम की जगह, दो कॉलम थे यहाँ पे, तो दो को दूसरे कॉलम की जगह क्या डाल दोगे आप, नल की जगह आप डाल दोगे पासवर्ड। और उसके बाद लिख दो फ्रॉम टेबल का नाम जो अभी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और बाद में क्या कर दोगे आप, कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगा दो वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगर नहीं लगानी है, सारे यूजर्स देखने हैं, तो बस यहीं पे क्वेरी को एंड कर दो। अब इसको आप पेस्ट करके देखिए, तो आपको सारे यूजर्स दिखा देगा और उनके पासवर्ड दिखा देगा। कार्लोस पासवर्ड, वीनर पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। हमें किसका चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का चाहिए। जाइए माई अकाउंट पे और इससे आप लॉग इन कर लीजिए। जो पासवर्ड कॉपी किया था उसको पेस्ट करके लॉग इन करने का ट्राई करेंगे, तो आपका जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ आए? ठीक है, चलिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये नॉन ओरेकल डेटाबेस के अगेंस्ट आप इस तरीके से करोगे। नॉन ओरेकल में आपका माई सिक्वल, MS SQL और पोस्टग्रेस तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले को भी ट्राई कर लीजिए, सेम तरीके से इसको भी करना है। अब आप कर लोगे। मैं अगर स्टेटमेंट बताऊं आप लोगों को तो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा की जगह क्या आ जाएगा, ऑल टेबल, टेबल्स है ना, ऑल टेबल्स। ठीक है, और जब आपको कॉलम्स का डेटा चाहिए है तो आप यहाँ पे कर दोगे ऑल टैब कॉलम्स। यहाँ पे क्या है टेबल का नाम, ऑल टैब कॉलम्स। यहाँ पे कर दो ऑल टैब कॉलम्स। और वहां पर टेबल कॉलम के नाम यही है, ये हमेशा, टेबल के नाम हमेशा यही है। एक, सॉरी, कॉलम्स के नाम हमेशा ये रहेंगे। टेबल का नाम चेंज होगा, बस याद रखना, टेबल का नाम चेंज होगा ओरेकल में। टेबल का नाम क्या हो गया, ऑल टेबल्स और ऑल टैब कॉलम्स। इसके अलावा बाकी जो कॉलम के नाम है वो सेम ही रहेंगे, टेबल नेम, कॉलम नेम। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ऐसे इसी तरीके से ये वाला लैब भी हो जाएगा सॉल्व। लेकिन ओरेकल डेटाबेस है तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर बिना फ्रॉम के वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी जैसा आपने अभी करा है। बिना फ्रॉम के आपके ओरेकल डेटाबेस वर्क नहीं करता। तो यूनियन समझ आ गया ओवरऑल। यूनियन में ये सारी चीजें हैं। यूनियन के थ्रू आप कैसे यूनियन को आइडेंटिफाई करना है वो देखा हम लोगों ने। फिर यूनियन आइडेंटिफाई करने के बाद, मतलब कॉलम्स आइडेंटिफाई करने के बाद डेटा टाइप चेक करा। डेटा टाइप के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड, अगर कॉलम निकालने हैं, टेबल का नाम निकालने हैं, तो ये तरीका आप यूज करोगे ओरेकल में, नॉन ओरेकल में। फिर वर्जन निकालना है, डेटाबेस का टाइप निकालना है, तो वही कुछ कमांड्स आप फिर यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। एक चीज और देख लो, मैंने पहले उसके टाइम पे, एसक्यूएल के टाइम पे बता दिया था आप लोगों को, वैसे ही जब सीएच कर रहे थे। अगर आपको डेटाबेस का नाम पता करना है कि भाई क्या नाम है डेटाबेस का, तो क्वेरी आपकी, जैसे इसी में बता दे रहा हूँ, क्वेरी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर आप डाल दो डेटाबेस फंक्शन, और ये सब कुछ हटा दो। तो आप पता कर रहे हो, आपने बोला कि मुझे एक, जैसे आपको एट द रेट वर्जन लिखा था आपने, ना, वैसे ही आप कुछ, अगर डेटाबेस का नाम, डेटाबेस कौन सा है, किस डेटाबेस के अगेंस्ट आप ये सारी चीजें टारगेट कर रहे हो, वो डेटाबेस का नाम आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है, सेलेक्ट यूनियन डेटाबेस और नल। ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है। या तो आपने इसमें हाइड कर रखा होगा कि आप डेटाबेस का नाम नहीं पता कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटाबेस फंक्शन, कमांड यही है आपकी, याद रखना। तो
यहाँ पे कोल्ड में सारी चीजें ना आप नहीं कर सकते, लिमिटेड चीजें कर सकते हो, जो उसने आपको बोला है करने के लिए उतना तो आप कर सकते हो, बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। तो शायद अगर यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम निकालने का ट्राई करो तो वो नहीं चल पा रहा है, बट कोई नहीं, आपका फंक्शन यही रहेगा डेटाबेस। नो ना करना ओरेकल में, ठीक है। ओरेकल वाले में भी नहीं, सेम ही रहता है, सब में सेम है, आप चाहे ओरेकल में ट्राई करो नॉन ओरेकल में ट्राई करो, ये चीज आपका सेम रहेगा डेटाबेस फंक्शन। कहाँ पे? नहीं नहीं, ये नॉन ओरेकल है ना, नॉन ओरेकल है। नॉन ओरेकल में आपका माई सिक्वल होगा तो स्पेस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। हमने अभी चेक करा था ना, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है, तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। पर ये शायद उन लोगों ने ब्लॉक कर रखा होगा कि आप सारी चीजें नहीं कर सकते ट्राई यहाँ पे। बट हाँ, इस तरीके से आपको डेटाबेस का नाम पता चल जाएगा। हाँ, फिर रोला लगाना पड़ेगा, है ना। वो कंपलसरी हो जाएगा, अगर माई सिक्वल हुआ तो यहाँ पे स्पेस लगाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लाइंड के साथ। तो आप लोग ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वाले सेक्शन को ओपन कर लीजिए यहीं से। अब ये थोड़ा टफ है, इसको अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे भी ट्राई नहीं किया था, बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि क्या होता है, और मैंने बोला था कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इतना टफ भी नहीं है, बट हाँ, धीरे धीरे समझोगे तो समझ आ जाएगा। आप ध्यान से समझते जाइए कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। ये वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, अब देखना, आप स्लो चलूंगा ना मैं। वैसे तो आप आज तो यही वाला एक लैब भी शायद हो नहीं पाएगी आप लोगों की, अगर वैसे मैं स्लो ही पढ़ता हूँ, इतना तेज थोड़ी, है ना। धीरे धीरे आप लोगों का सीएच कराया मैंने। चलिए, अब देखिए ब्लाइंड का मैं आपको पहले एक ओवरव्यू बताया था, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। अभी तक तो मैंने आपको जो बताया कि आप अपने क्लाइंट सिस्टम से सर्वर की तरफ कुछ भी भेज रहे थे, और वो सर्वर उसको किसकी तरफ फॉरवर्ड कर देता था, डेटाबेस की तरफ। ये आपका डेटाबेस है जहाँ पर सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है। यूनियन में क्या हो रहा था, आपने डेटा मांगा यूनियन के थ्रू, सर्वर ने उसको आगे फॉरवर्ड किया, डेटाबेस ने यूनियन का रिस्पांस प्रोवाइड किया, और डेटा आपको देखने के लिए मिल गया स्क्रीन पर। मतलब आपको एंट्री मिल रही थी देखने के लिए कि हाँ, डेटा शो हो रहा था, आपको टेबल्स के नाम मिले, कॉलम्स के नाम मिला, यूजर नेम का एंट्री मिला, पासवर्ड का एंट्री, मतलब सारा डेटा स्क्रीन पे मिल रहा था। ब्लाइंड में आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर तक, सर्वर से आगे जाएगी, डेटाबेस रिस्पॉन्ड भी करेगा, लेकिन सर्वर, अब यहाँ पे हुआ क्या था, ये जो मान के चलो आपने यूजर नेम पासवर्ड मांगा किसी का यूनियन के थ्रू, डेटाबेस ने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ तक ले भी आया, वो लेके उसने किसको दे दिया, सर्वर को। लेकिन अभी यूनियन में क्या हो रहा था, सर्वर ने जो रिसीव किया डेटाबेस से यूजर नेम पासवर्ड, वो एज अ इट आपको दे रहा था, फॉरवर्ड कर रहा था। बट अब क्या होगा, ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। मतलब डेटाबेस ने आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, इसने एग्जीक्यूट करा आपकी क्वेरी को, दिया आपने जो भी क्वेरी, वो डेटा लेके आया भी, लेकिन सर्वर पे कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर्ड है कि सर्वर आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है अभी भी, लेकिन डेटा आप तक नहीं आएगा। आप यूनियन ट्राई करोगे, यूनियन का एक भी इनपुट आपको, मतलब आउटपुट आपको नहीं दिखाया जाएगा स्क्रीन पे। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, ब्लाइंड, क्योंकि ये सिचुएशन है ब्लाइंड। ब्लाइंड वर्ड का मतलब भी यही है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स खाली आएगा, कुछ कुछ अलग नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब वो अलग होगा क्या, वो मैं आपको समझाऊंगा, बट डेटा नहीं देखने मिलेगा। सिंपल सा ब्लाइंड का यहाँ पे मतलब है कि आपके सामने कोई डेटा नहीं आएगा। आगे आप और भी ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज पढ़ोगे, सिर्फ एसक्यूएल में नहीं है ब्लाइंड, आप एसएसआरएफ में भी पढ़ोगे ब्लाइंड, आप कमांड इंजेक्शन में भी पढ़ोगे। तो ब्लाइंड और भी जगह आप लोग पढ़ने वाले हैं, और हर जगह यही होगा कि आप इनपुट दोगे। जैसे कमांड इंजेक्शन में क्या होगा, आपने कमांड डाली हु एम आई, सर्वर ने उसको एग्जीक्यूट करा, बट आपको आउटपुट में वेब एप्लीकेशन पे दिखाएगा नहीं, मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई है एक्चुअल में, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। तो वो रिस्पॉन्स देखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी एसक्यूएल इंजेक्शन में आप क्या करने वाले हो, इसलिए ब्लाइंड के दो कैटेगरी होते हैं, बल्कि यहाँ पर आप तीन कैटेगरी के हिसाब से उसको पढ़ोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहला कैटेगरी होगा कंडीशनल रिस्पॉन्स। पहली कैटेगरी क्या है, अब कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको मैं थोड़ा अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी भी फर्स्ट लैब भी होगी, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग समझेंगे। कंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैंने बोला कि डेटाबेस आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब डेटाबेस को जो आप भेजोगे वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप कुछ डायरेक्टली उससे डेटा मांगोगे तो वो नहीं देगा,
आपको इनडायरेक्ट वे में उससे डेटा मांगना है। कैसे? आप उसको पहले कुछ ऐसी कंडीशंस दोगे जो ट्रू होंगी, और देखोगे कि जब रिस्पॉन्स डेटाबेस से सर्वर के पास आ रहा है तो सर्वर उस रिस्पॉन्स को आप तक किस तरीके से दिखाता है। होता क्या है, जैसे आपने कंडीशन रिस्पॉन्स में दो कंडीशन दी। पहली कंडीशन आपने यहाँ पर दे दी, कुछ भी मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 1 = 1, एक कंडीशन मैंने उसको दी, और दूसरी कंडीशन मैंने दे दी 1 = 5। अब आपको पता है पहली कंडीशन ट्रू है, डेटाबेस उसको ट्रू समझेगा, डेटाबेस सर्वर को बोलेगा कि ये ट्रू है, और सर्वर इसके बेसिस पर अगर आपको कुछ अलग रिस्पॉन्स दिखाता है, तब जब क्वेरी ट्रू है तब अलग रिस्पॉन्स दिखाता है, जब क्वेरी फॉल्स है तो अलग रिस्पॉन्स दिखाता है। मतलब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स मिलता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो कुछ और मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रू रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है कि स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही हो, और जब कंडीशन फॉल्स हो तो वो इमेज आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। तो आप ये कंडीशंस डाल के ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पता कर सकते हो। आप कंडीशंस दोगे ट्रू या फॉल्स, आपको पता है, अब ये हमें भी पता है कि ट्रू है ये, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ अलग रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। हो सकता है कि जब कंडीशन ट्रू है तो वो मुझे इमेज नहीं मिल रही है, ये इमेज जो दिख रही है वो नहीं मिल रही है मेरे को। जब मैं कंडीशन फॉल्स डाल रहा हूँ तो इमेज दिख रही है, कुछ भी हो सकती है वो कंडीशन, वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अटैकर ने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, कि भाई जब मैं 1 = 1 डाल रहा हूँ तो एक इमेज नहीं दिख रही है, 1 = 5 डाल रहा हूँ तो इमेज दिख रही है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अटैकर डेटा मांगेगा, वो आपसे पूछेगा, वो डेटाबेस से पूछेगा, क्या किसी यूजर का पासवर्ड, मान के चलो एडमिनिस्ट्रेटर का, क्या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड का पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट क्या ए है? अगर इमेज नहीं मिलेगी तो ए है, अगर इमेज नहीं मिलेगी तो मतलब कंडीशन ट्रू है, और अगर इमेज मिली तो कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको हर एक कैरेक्टर, हर एक चीज क्या करनी पड़ती है, ब्रूट फोर्स करनी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लाइंड का। आप फिर पूछोगे ए के बाद पूछोगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड का सेकंड कैरेक्टर बी है? अगर आपको इमेज मिल गई तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। इमेज नहीं मिली तो आप बोलोगे कि हाँ पासवर्ड, जो पासवर्ड का सेकंड कैरेक्टर बी है और कंडीशन ट्रू है। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स का। अब हम्म। देखो, अभी जैसे मान के चलिए, इसको ऐसे समझो आप किसी ऐसे पैरामीटर को टारगेट कर रहे हो जो पैरामीटर डेटाबेस से तो इंटरेक्ट कर रहा है, बट वो कुछ रिटर्न में ला ही नहीं सकता। अभी आपने जो पैरामीटर टारगेट किया था वो कहाँ पे था, यूआरएल पे था, यूआरएल पे था। और वो यूआरएल पैरामीटर आपके सामने प्रोडक्ट्स के नाम लेके आ रहा था, प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे थे, कुछ कंटेंट आ रहा था जो डेटाबेस से सर्वर को बोला गया था कि आप डेटाबेस जो मुझे कंटेंट देगा मैं वही कंटेंट सर्वर को दिखा, क्लाइंट को दिखा दूंगा। लेकिन अब आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स को टारगेट करोगे जो कुछ लेके ही नहीं आ रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ लेके नहीं आ रहे हैं तो वो वल्नरेबल नहीं, वो तो सीधे सर्वर पे लिखी होंगी ना, कि डेटाबेस ने आपको 10 आइटम दिए। अब उस 10 आइटम से सर्वर एक आइटम दिखाना चाहता है आपके स्क्रीन पे, या फिर उन 10 आइटम के बेसिस पे सर्वर कुछ आउटकम दिखाना चाहता है बस डेटा क्लाइंट को, तो वो वही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो, जैसे मान के चलो आप लॉग इन कर रहे हैं, आपने लॉग इन करते समय यूजर नेम पासवर्ड दिया। अब ऐसा नहीं है कि यूजर नेम पासवर्ड देने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको आपका डेटा और भी देखने के लिए मिल जाए, कि यूजर नेम पासवर्ड ईमेल और फोन नंबर क्या क्या है, क्योंकि डेटाबेस तो सब रिटर्न में देगा। इस बंदे का यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, और क्या बोलते हैं भाई, ईमेल एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, एड्रेस ये है, वो सब देगा। लेकिन सर्वर उस डेटा का क्या करेगा, कुछ नहीं। सर्वर बस आपको बोलेगा कि आप लॉग इन हो चुके हैं। तो फाइनल सारी चीजें सर्वर पे डिपेंड करती है कि सर्वर साइड कोड में क्या लिख रखा है। ऐसा नहीं कि डेटाबेस अगर आपको 10 अलग अलग कॉलम या रो प्रोवाइड कर रहा है और आप सारे दिखा दो, उनमें से कितना रो दिखाना है, कौन सा कॉलम दिखाना है, वो सब कुछ सर्वर साइड पे कोड में लिखा जाता है फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। आप जिस पैरामीटर को टारगेट करोगे उस पैरामीटर की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। तो सारा डेटा आपको दिखे ना दिखे वो सर्वर साइड कोड पे डिपेंड करता है सारा कुछ। ठीक है।
तो इसी वजह से आपको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको यूनियन मिला, नहीं मिला तो आप कुछ भी ट्राई ना करो, आप तुरंत उसके बाद फिर ब्लाइंड ट्राई कर सकते हो, और ब्लाइंड उन पैरामीटर्स पे भी कर सकते हो जो कुछ डेटा नहीं भी दे रहे हैं आपको। जैसे कि अभी एग्जांपल जो आपको भी देखेंगे हम लोग, उस एग्जांपल में हम लोग कुकी पैरामीटर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब एग्जांपल समझो, ब्लाइंड की पहली कैटेगरी जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो यही है, एक्सप्लॉइटिंग ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन बाय ट्रिगरिंग कंडीशनल रिस्पॉन्स। आप कंडीशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करके एसक्यूएल, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन को एक्सप्लॉइट करेंगे। अब एक पैरामीटर आपको दे रखा है, पैरामीटर का नाम क्या है, कुकी। कुकी नाम का एक पैरामीटर है, और आपको पता है कुकी एक हेडर होता है बेसिकली। ठीक है, कुकी हेडर है, पैरामीटर का नाम क्या है, ट्रैकिंग आईडी। कुकी हेडर कहाँ पे होता है, आपके गेट रिक्वेस्ट में या पोस्ट रिक्वेस्ट में, जो रिक्वेस्ट आपके साइट से जाती है सर्वर पे। एड्रेस बताए थे आप लोगों को मैंने, बर्बसूट पे कैप्चर करके भी दिखाए थे। जब आप बर्बसूट पे रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हो तो ऊपर कुछ हेडर्स दिखते हैं, इसमें से एक हेडर होता है कुकी नाम का, जिसमें आपके ब्राउजर पे सर्वर ने जो कुकीज भेजी है, जो ब्राउजर पे पड़ी हुई है, वो सारी कुकीज ब्राउजर साइट से सर्वर साइट पर जाती है। उनमें से एक पैरामीटर हम लोग अभी एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, उस पैरामीटर का नाम क्या है, ट्रैकिंग आईडी। उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू। अब नॉर्मली होता क्या है, कुकीज भी कहाँ से होती है, डेटाबेस में। सर्वर को कंफर्म करना है कि क्या ये कुकी सही है या नहीं है, तो वो कैसे कंफर्म करता है, उसको डेटाबेस में भेज के। जैसे ही ये कुकीज पहुंचेगी सर्वर के पास, सर्वर उस पूरे हेडर में से कुकी उठाएगा और किसको भेज देगा, डेटाबेस को। लेकिन कैसे भेज रहा होगा, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। और वो एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नीचे दी गई है, उसको भी समझ लो कि स्टेटमेंट में सिंपल है। क्या बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बताइए। कॉलम का नाम क्या है, पहले टेबल का नाम बताइए। ट्रैक्ड यूजर्स नाम की एक टेबल है, कॉलम का नाम ट्रैकिंग आईडी नाम से कॉलम है जो सिलेक्ट कर रहा है और कंपेयर करके देख रहा है कि क्या उसकी वैल्यू ये है या नहीं है। अगर डेटाबेस इसके बदले क्या देगा, आपको ट्रू रिस्पॉन्स देगा कि हाँ यही वैल्यू है। अगर मान लो मैं इस वैल्यू में कुछ चेंजेस कर दूं, हटा दूं, एक दो चीजें हटा दूं, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और डेटाबेस आपको फॉल्स रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर आपका डेटा, ये जो कुकी का वैल्यू है, अगर वो यही रहता है, तो डेटाबेस क्या बदले में देगा, आपको ट्रू रिस्पॉन्स देगा। और उस ट्रू रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये जो कुकी है, कुकी से आपको पता है कुछ ना कुछ होता है। कुकीज क्या 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 कर सकती हैं कि भाई, कुकी कंफर्म कर सकती है कि बंदे का सेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो शायद आपको वो लॉग आउट कर दे, या फिर कुछ और दिखाए। कुकीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको क्या बोल रखा है कि अगर आपकी कुकी की वैल्यू सही होगी तो आपको एक मैसेज दिखेगा स्क्रीन पर। वो मैसेज क्या होगा, वेलकम बैक। मतलब कुकी के अकॉर्डिंग अगर ये कुकी सही हुई तो आपको रिटर्न में वो क्या देगा, एक मैसेज। वो मैसेज है वेलकम बैक। मतलब वो समझ जाएगा कि आप पहली बार नहीं आ रहे हो, आप दूसरी बार आ रहे हो वेबसाइट पे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कुकी है। तो आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा है वो कि आपको क्या मैसेज दिखेगा, वेलकम बैक का। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर आपने कुकी में हल्का सा कुछ चेंजेस कर दिए, मैंने कुछ और वैल्यू डाल दिया, वो कुछ और वैल्यू यहाँ चली गई, तो आपको वेलकम बैक का मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुकीज आपकी गलत है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग यहाँ से कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये कुकी है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन लगा दूँ, तो क्या होगा बताइए। ये एज इट इज ये सब कुछ उठा के सर्वर क्या करेगा, कहाँ डाल देगा, इन दोनों सिंगल कोट्स के बीच में। ये सारा कुछ डेटा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यूजर ने इनपुट में प्रोवाइड कर दिया है। कुकी की वैल्यू मैंने अब एक्सटेंड कर दी थोड़ी, और कहाँ तक ले गया उसको, यहाँ तक। तो सर्वर क्या करेगा, एज इट इज ये पूरा वैल्यू उठाएगा और उसको कहाँ डाल देगा, इन दोनों सिंगल कोट्स के बीच में। राइट। अब मुझे आप बताइए कि इस क्वेरी का क्या मतलब हुआ, अब इस क्वेरी का क्या मतलब हो रहा है। ट्रैकिंग आईडी का वैल्यू सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गया, राइट। और एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है, एंड ए इक्वल्स टू ए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए। आपको पता है कि ये ट्रैकिंग आईडी सही है, ठीक है, एंड बीच में लगा हुआ है, और ए इक्वल्स टू ए भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है हमेशा, ट्रू।
ट्रू एंड ट्रू हमेशा क्या होता है, ट्रू। तो आउटपुट अभी भी क्या आएगा, वेलकम बैक का मैसेज दिखेगा। लेकिन अगर अटैकर इसको क्या कर दे, कुछ और डाल दे, के डाल दे, बी डाल दे, कुछ भी डाल दे, और वो वैल्यू अगेन यहाँ पर भी आ जाए। आप करिए, ये ट्रू है, ये अभी भी ट्रू है, ये तो हमने छेड़ा नहीं। एंड बीच में लगा रखा है, और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा, मतलब वेलकम बैक मैसेज अब आपको नहीं मिलेगा। समझ आया? तो इस तरीके से आप कंफर्म करोगे कि वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वो आपको अलग रिस्पॉन्स दिखा रहा है, वो अलग रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। कोई इमेज आपको मिल रही है स्क्रीन पर, कुछ अलग से मैसेज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब आपने कुछ ट्रू कंडीशन दी तो कोई मैसेज दिख रहा है, ट्रू कंडीशन नहीं थी, फॉल्स थी, तो वो मैसेज नहीं दिख रहा है। या फिर ट्रू कंडीशन थी तो आप लॉग इन रहे, फॉल्स कंडीशन आई तो आप लॉग आउट हो गए। मतलब कुछ भी कंडीशनल रिस्पॉन्स में हो सकता है वो रिस्पॉन्स एरर मैसेज। अरे एरर, एरर के बारे में आप नेक्स्ट में पढ़ोगे। जो सेकंड कैटेगरी है इसका, वो एरर के ऊपर है पूरा। एरर मैसेजेस वाला जो है आपका, वो ये वाला है। इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो एरर वाला है, ठीक है। अभी लेकिन एरर वाला नहीं है, अभी सिर्फ आप कंडीशनल रिस्पॉन्स पे काम कर रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स एरर के अलावा कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर वेलकम बैक का मैसेज दिखा है। यहाँ तक समझ आया? चलिए, अब अटैकर इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेगा, ये तो आपने बस कंफर्म करने के लिए कर लिया। आपने सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म किया है, अभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं किया, एक्सप्लॉइट नहीं करा। अब एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे आप, आपको कुछ इस तरीके के क्वेरीज को यूज करना पड़ेगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब इस चीज को समझ लीजिए। अब मैंने कुकी का वैल्यू थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करके उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ट्रैकिंग आईडी की वैल्यू तो यहाँ तक होगी, मतलब कुकी का जो वैल्यू था वो यहाँ तक था। उसके बाद हम लोगों ने सिंगल कोट लगा के एंड सबस्ट्रिंग और ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। तो ये सारा कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में ऐड हो जाएगा इन सिंगल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने लास्ट में यहाँ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज कर देगा उसको। ठीक है, अब इसको समझने का ट्राई करिए क्या है ये। सबसे पहले ये सबस्ट्रिंग वाला मैं पार्ट आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये अलग से पहले समझ लो इस वर्ड का क्या मतलब है। सबस्ट्रिंग को पहले छोड़ो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा जो अंदर क्वेरी लिखी हुई है। यूजर नेम टेबल नहीं है। हम्म, हम्म, तो क्या आएगा इसका आउटपुट, आंसर क्या आएगा सीधे निकल के, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। ये स्टेटमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देगी। ये बोल रही है कि यूजर्स नाम की एक टेबल है जिससे पासवर्ड कॉलम आउटपुट आउटपुट निकालना है। निकालना क्या है, पासवर्ड। किस टेबल से निकालना है, यूजर्स। लेकिन किस यूजर का निकालना है, वो कंडीशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, अब ऐसी कोई कंडीशन आपको दे रखी है तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड। तो लिख दीजिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है, मैंने मान के चलिए लिख दिया। हमने लिख दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। अब ये सबस्ट्रिंग कैसे सॉल्व होगा ये समझिए। सबस्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। शिफारी आप ना लॉग इन कर लो, और मेरे को टाइम बता देना कितना रह रहा है अभी उसमें। दोनों वेबसाइट्स पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन का मुझे बताइए। सबस्ट्रिंग सुना है कभी आप लोगों ने फंक्शन? अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एसक्यूएल एसक्यूएल वगैरह, तो उसमें यूज हुआ है अभी तक? ठीक है, सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। सबस्ट्रिंग का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रिंग क्या होती है आपकी। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका एक सब पार्ट, मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट। अब वो छोटा पार्ट कितना छोटा लेना है, कौन सा कैरेक्टर लेना है, वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबस्ट्रिंग क्या करता है, आपने जो स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड करी है, वो स्ट्रिंग एक नंबर हो सकता है, वो एक कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कुछ भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। आप उसको बोल रहे हो कि मुझे उस स्ट्रिंग में से छोटा सा कुछ पार्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है वो डिपेंड करता है इन दोनों नंबर्स पे। इनमें से पहला वाला जो नंबर है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये आपको बताता है कि कौन से नंबर का पोजीशन आपको सेलेक्ट करना है। मतलब ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है। यहाँ पे जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे आप लोगों ने शायद एरे में लिस्ट में जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ पे जीरो का नहीं होता, यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर यहाँ 2 लिख दोगे तो सेकंड कैरेक्टर की बात कर रहे हो।
थ्री लिख दोगे तो थर्ड कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, फोर लिख दोगे तो फोर्थ कैरेक्टर की बात कर रहे हो। मतलब ये वाला जो नंबर है वो ये बता रहा है कि किस नंबर के कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हो। ठीक है। और जो सेकंड वाला वन है वो ये बता रहा है कि कितने कैरेक्टर एक साथ लेने हैं। यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो मैं एक कैरेक्टर एक साथ लूंगा बस, पी। ए टू लिखा होगा, अगर यहाँ पे टू लिखा होगा तो मैं सेकंड कैरेक्टर सिर्फ एक साथ लूंगा, टू। ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल थ्री, तो हम लोग क्या करेंगे, वन कॉलन थ्री मतलब PAS, ये होगा इसका आउटपुट। इस वाले का आउटपुट क्या आएगा आपके पास निकल के, कैपिटल PAS। वैसे ही अगर कुछ ऐसा लिख रखा है मान के चलिए, यहाँ पे आपने लिख दिया टू और यहाँ पे लिख दिया आपने फाइव, इसका क्या आउटपुट होगा बताइए। कहाँ से, दोबारा बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा। ASSWO। मतलब आपने सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, ये सेकंड कैरेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और कितने कैरेक्टर साथ में लेने हैं, पांच। तो ये वाला जो प्लेस है वो ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये जो नंबर है वो ये बताता है कि कहाँ तक जाना है। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली जब एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम इस कैरेक्टर को नहीं छेड़ते, इसको हम वन ही रखेंगे, क्योंकि हमें हर एक एक कैरेक्टर को ब्रूट फोर्स करना होगा, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम सिर्फ इसको टच करेंगे, इस वाले कैरेक्टर को हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। पहले हमने वन किया तो वो पी को कंपेयर करेगा, फिर हमने टू करा तो वो ए की बात करेगा, फिर थ्री करा तो एस की बात करेगा। इस तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि हम एक एक कैरेक्टर को पता कर पाए। ठीक है। अब इसका आउटपुट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो स्ट्रिंग थी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा कि भाई पहला कैरेक्टर, पासवर्ड का पहला कैरेक्टर की बात कर रहा है जो कैपिटल पी था या जो भी था। अब उसको आप कंपेयर कर रहे हो कि क्या वो पी बड़ा है एम से, तो क्या पी बड़ा है एम से, बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और कंडीशन ट्रू होगी तो आपको वेलकम बैक का मैसेज मिलेगा। कंडीशन फॉल्स होगी, मान के चलो एम से बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं NOPQRSTZ तक, वो सारे बड़े हैं एम से। और है नहीं, तो स्लैश लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। आप क्या करोगे, आप पहले ट्रू के लिए चेक करोगे और फिर फॉल्स के लिए भी चेक करो। फॉल्स के लिए चेक करना है तो उसको रिवर्स कर लो। आप पढ़ो कि पी छोटा है एम से, नहीं बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब आपको वेलकम बैक का मैसेज नहीं मिलेगा। तो हमारा काम पहले ये है कि ये कंडीशन सही है या नहीं, इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ जो बीच में आता है एकदम। एम आपका बीच में आता है, 13 कैरेक्टर होता है, एकदम सेंटर में आ रहा होता है, राइट। तो आप एम से कंपेयर किसी भी कैरेक्टर से कंपेयर कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट एम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम बीच का है। वैसे एम से बड़ा कुछ होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, एम से छोटा होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एम ही होगा तो भी दोनों टाइम फॉल्स आएगी, तो आप इक्वल्स टू लगा दोगे यहाँ पे, है ना। अगर दोनों टाइम आपको फॉल्स ही दिख रही है कंडीशन, तो हो सकता है कि शायद कैरेक्टर एम ही हो, तो एम लगा दो। नंबर हो सकता है तो आप नंबर्स लगा के देखो फिर। मतलब ये कंडीशन सिर्फ आपको कंफर्म करके बता रही है कि आपने जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सबस्ट्रिंग वाला पार्ट लिखा है ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ, पहला कैरेक्टर पी आया क्योंकि हमने वन लिखा था। हम कंपेयर कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, आपको डेटाबेस आउटपुट नहीं देगा निकाल के, वो पी नहीं दे देगा आपको निकाल के, आपको कंडीशन से पता करना है। अगर वो वेलकम बैक का मैसेज आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ जो मैंने दिया था, मुझे मैं फर्स्ट कैरेक्टर पता करना चाहता हूँ और मैंने उसके सामने इक्वल्स टू एम लिख दिया मान के चलो। अगर पहला कैरेक्टर एम हुआ तो मुझे क्या दे देगा वो, वेलकम बैक का मैसेज देगा। अगर पहला कैरेक्टर एम नहीं हुआ तो नहीं देगा, जैसे इस समय नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको पी कर दूंगा तो मुझे वेलकम बैक का मैसेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे यही करोगे, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को ब्रूट फोर्स करोगे, ए से लेकर जेड तक। कैपिटल वाले अलग, स्मॉल वाले अलग, नंबर्स अलग, स्पेशल कैरेक्टर्स अलग, सभी को आपको एक एक करके यहाँ पर ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। इसीलिए ब्लाइंड हमेशा टफ होता है परफॉर्मेंस। हाँ मतलब आपके आपको वो चीजें मतलब वर्डलेस कह रहे हो ना, वर्डलेस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो चीजें सारी बबसूट पे मिल जाती है। इसीलिए बबसूट को अब हम लोग यहाँ से इस लैब से हम लोग बबसूट को यूज करना स्टार्ट करेंगे, और खासकर प्रोफेशनल को, क्योंकि प्रोफेशनल और कम्युनिटी एडिशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशनल एडिशन में आपका जो एक टूल मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रूडर होता है बबसूट के अंदर। एक फंक्शनैलिटी होती है इंट्रूडर जो ब्रूट फोर्स करता है, वो स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो। मतलब यही अटैक अगर आप उससे परफॉर्म करोगे इंट्रूडर से,
जो कम्युनिटी एडिशन का है वो आपका लगभग लगभग 10 मिनट के अराउंड का टाइम ले लेगा। कम से कम 7 से 10 मिनट का टाइम लेकर ही लेगा। और अगर आप वही चीज़ प्रोफेशनल से करोगे तो ये आपका 15 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। तो आपको टाइम डिफरेंस इसलिए भी फर्क पड़ता है क्योंकि कम्युनिटी का इंट्रूडर बहुत स्लो होता है, प्रोफेशनल का इंट्रूडर आपको बहुत फास्ट होता है। तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है पर सेकेंड प्रोफेशनल वाला। कम्युनिटी वाला लिमिटेड भेजता है। नहीं, कुछ नहीं छूटता। बबसूट को बनाया इसी तरीके से गया है कि ताकि वो एक भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स छोड़े ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसके अटैक को कॉन्फ़िगर करते हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये तरीका आपको यूज करना है कंफर्म करने के लिए हर एक कैरेक्टर को, हर एक चीज को। तो इसी चीज के ऊपर आपको ये लैब दी गई है। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि सबस्ट्रिंग फंक्शन एसटीआर, सब एसटीआर हो सकता है कुछ डेटाबेसेस के लिए, वो कुछ नहीं एक ही डेटाबेस के लिए होता है जो है ओरेकल। ओरेकल अगर होगा डेटाबेस तो वो सब स्ट्रिंग नहीं होगा, वो फंक्शन क्या होगा, सब एसटीआर, ठीक है। और वो चीज आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, चीट शीट के अंदर। आप चीट शीट पे जाइए, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, सब स्ट्रिंग, कमेंट्स चलते रहिए जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता। क्या दे रहे थे हमको, ये रहा सब स्ट्रिंग, ये रहा सब स्ट्रिंग। आप देखिए ओरेकल के लिए क्या है, सब एसटीआर है, बाकी सब के लिए सब स्ट्रिंग है। अंदर सभी सेम है कि आपने जो वैल्यू दिया है वो, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर और फिर कितने कैरेक्टर साथ में लेने हैं वो सब कुछ सेम रहेगा, बस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, से चेंज हो जाएगा। सब एसटीआर तो ओरेकल के अगेंस्ट जब भी टारगेट करें, इसलिए चीट शीट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कॉन्कैटिनेशन, सब स्ट्रिंग, कमेंट कैसे करना है, क्या कैरेक्टर यूज करना है, वो सब कुछ इस चीट शीट के अंदर लिखा हुआ है। समझ आ गया सभी को यहाँ तक। चलिए, तो उस लैब को भी करेंगे, टाइम लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर लैब का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको जो भी लैब दी जाएंगी आपको समझाने के लिए, वो आपको टेबल का नाम देगा, कॉलम का नाम देगा, और आपको बस बोलेगा कि आप उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर का पासवर्ड निकालिए ब्लाइंड इंजेक्शन की मदद से। क्योंकि आपको पता है ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ है। ब्लाइंड टफ इसलिए भी है क्योंकि हर एक चीज आपको गेस करनी पड़ रही है यहाँ पे। हमें हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, guess। और वो गेस करने में ही आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ब्लाइंड को ज्यादातर कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता। क्लाइंट को सिर्फ आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कंपनी को कि भाई आपके और आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ऐसे ही बस सिंपल सा तरीका जो मैंने भी बताया था कि आप ये दो कंडीशन से आइडेंटिफाई कर लोगे। जो मैंने आपको बताया था ना कि ए इक्वल्स टू मतलब ए इक्वल्स टू ए और फिर ए इक्वल्स टू कुछ और, बी सी डी कुछ भी। तो आप कंपेयर करके बस कंफर्म करके दे दोगे कि हाँ वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि कंडीशनल रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंडीशन फॉल्स तो रिस्पॉन्स अलग, ट्रू तो रिस्पॉन्स अलग। इससे आप कंपनी को बता सकते हो, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करने आप बैठोगे तो वो एक तरीके से आप ब्रूट फोर्स कर रहे होगे, और कंपनियां ब्रूट फोर्स करने को मना करती हैं। कंपनी के गाइडलाइंस होते हैं, बग बाउंटी आप करोगे उसकी भी गाइडलाइंस होती है कि आप कोई भी ब्रूट फोर्स टेक्निक ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि ब्रूट फोर्सिंग से उनके सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है, डॉस अटैक हो सकता है उनके ऊपर। इसलिए वो ब्रूट फोर्सिंग को पहले ही मना कर देते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ असेसमेंट जितने भी आप करोगे, खासकर बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे, हर एक के आउट ऑफ स्कोप में लिखा होगा कि आप ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, आप डॉस अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ब्रूट फोर्सिंग तो अलाउ नहीं होती है। इसलिए ब्लाइंड को जब भी आइडेंटिफाई किया जाता है तो बस आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि उसको आप एक्सप्लॉइट करने बैठोगे तो ज्यादा कुछ आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको ब्रूट फोर्स ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं। तो वर्ड के अकॉर्डिंग